हेलो फ्रेंड्स। इस सेशन में हम ये हमारा लेक्चर 1 है जिसमें हम इंडियन एविडेंस एक्ट के नेचर फंक्शन और इससे रिलेटेड ये एक केस लॉ का डिस्कशन करने वाले हैं। सेशन में आगे चलने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिरकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इसके पहले हम पढ़ते थे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, साथ ही साथ हम इसके कुछ आज एक कंसेप्ट को जानेंगे जो कि थ्रू आउट हमारे इस पूरे सिलेबस को कवर करने में काम आएंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब आया, कौन सा फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ये मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा एक कंटेंट देखें कि आखिरकार इंडेक्स में इसके कंटेंट क्या है। जब भी आप एविडेंस एक्ट या साक्ष्य अधिनियम पर जाते हैं, इंडेक्स में आप थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजीज पर फोकस करिए। जैसे कि सबसे पहले आता है फैक्ट, अगेन क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट। एडमिशन, किसी फैक्ट को एडमिट करना। स्टेटमेंट बाय द पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस, बट स्टेटमेंट बाय अ पर्सन ये भी क्या है, एक फैक्ट। स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ये भी फैक्ट है। हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, किसी स्टेटमेंट को प्रूव करना, ये भी एक तरीके का फैक्ट हो गया। जजमेंट ऑफ कोर्ट्स व्हेन रेलिवेंट, देन ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्संस व्हेन रेलिवेंट। तो ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन भी क्या हो गया, एक फैक्ट हो गया। फैक्ट विच नीडेड टू बी प्रूव्ड। तो ये हमने जो कुछ एक चीजें देखी, यहां पर आपको ये समझ आ रहा है कि हर जगह एक टर्म निकल कर आ रहा है या उससे जुड़े हुए टर्म्स निकल कर आ रहे हैं जिसे हम कहते हैं फैक्ट। अब हम बात करते हैं अपने साक्ष्य अधिनियम की और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या जरूरी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप इंडियन एविडेंस एक्ट नाउ बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, तो सबसे पहला जो फैक्ट आता है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब हट चुका है और इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ चुका है। ये कब का था, तो ये है 1872 का। 1872 से अभी तक 2023 तक इंडियन एविडेंस एक्ट ही चल रहा था। 1872 से आप 2023 तक आएंगे, या मैं एक मोटा मोटी 2022 ले लेता हूं, तो इस एक्ट को आए हुए 150 साल हो चुके हैं। दिस इज अबाउट 150 ईयर्स। एक जो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि क्या पिछले 150 सालों से कुछ भी ऐसा नहीं बदला जो फैक्ट या एविडेंस को चेंज कर सके, तो जवाब है बदला है। जहां पहले फिजिकल डेटा होते थे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा आ चुके हैं। जहां पर पहले मोबाइल नहीं होता था, अब मोबाइल फोन और आईटी का यूज होने लगा है। हम धीरे धीरे पेपरलेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फॉर्मेट चेंज हुए हैं, उसके साथ साथ चीजें भी चेंज हुई हैं। इन 150 सालों की जर्नी में इंडियन एविडेंस में भी कुछ बदलाव हुए, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसका नाम बदला गया, इसमें थोड़े मोड़े जो भी बदलाव हुए, सरकार ने एक बिल प्रेजेंट किया। बिल लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा से पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए गया। प्रेसिडेंट ने इस पर साइन किए और साइन करने के बाद फिर ये इनेक्ट हुआ। इस टर्म को याद रखिएगा, इनेक्ट हुआ। डेट कौन सी थी, 25 दिसंबर 2023। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीएसए इनेक्ट कब हुआ, 25 दिसंबर 2023। लेकिन कुछ एक्ट जो होते हैं, सरकार उन्हें इनेक्ट करती है और तुरंत फोर्स पर लेकर आ जाती है। कुछ एक्ट होते हैं जिन्हें इनेक्ट करती है और बैक डेट से
उन्हें अप्लाई करती है या एनफोर्स करती है, और कुछ एक्ट होते हैं जिन्हें इनेक्ट करती है और फिर कुछ समय के बाद सारी टेक्निकलिटीज को क्लियर करके फिर फोर्स पर लाती है। ये जो एक्ट है ये हमारा तीसरे कैटेगरी का एक्ट है। 25 दिसंबर 2023 को ये इनेक्ट हुआ। इनेक्ट का मतलब है प्रेसिडेंट ने इस पर साइन कर दिए। लेकिन ये फोर्स पर कब आया? तो अगर आपसे क्वेश्चन इनेक्ट के ऊपर आता है तो डेट ये रहेगी। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फोर्स पर कब से आया, तो फोर्स पर ये आया 24 में, 1 जुलाई 24। सॉरी, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, 1 जून 24। ठीक है, तो ये फोर्स में आ गया। आज के समय में जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज की डेट है 30 मई और साल है 25 का। तो इतने पॉइंट क्लियर हो गए, यहां से कहीं से भी वो उठाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि आखिरकार किसी भी एक्ट को जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या जानना है? दोस्तों, सबसे पहले उस एक्ट का नेचर जानना है। नेचर क्या होता है, हम पहले इस पॉइंट पर चलेंगे। तो सबसे पहला हम पॉइंट उठाते हैं नेचर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, जब भी किसी भी प्रकार का केस होता है, वो क्रिमिनल केस हो सकता है, वो सिविल केस हो सकता है, इन दोनों ही केसेस में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अपनी इंपॉर्टेंस है। जब भी कोई केस होता है, उस केस के पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है। अब कोई केस हुआ, हम कोर्ट के पास पहुंचे, कोर्ट को बताया कि भाई ये बैकग्राउंड स्टोरी है। कोर्ट तो उस समय मौजूद नहीं थी जिस समय ये केस हो रहा था। तो इस बैकग्राउंड स्टोरी को प्रूफ करने के लिए, जब भी कोई केस होता है उसकी बैकग्राउंड स्टोरी को प्रूफ करने के लिए कोर्ट कहता है कि आप इसके फैक्ट लेकर आइए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा घिसा जाने वाला वर्ड है फैक्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट में आप सबसे ज्यादा रूबरू होते हैं फैक्ट के बारे में। ठीक है, तो आखिरकार कोर्ट करती क्या है? जब हम कोर्ट के पास गए, कोर्ट को बताया कि ऐसा ऐसा केस है, कोर्ट कहती है इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है और बैकग्राउंड स्टोरी के फैक्ट लेकर आओ। इतनी बात क्लियर हो गई, फैक्ट तक हम पहुंच चुके हैं। अब फैक्ट के आउटकम के बेस पर लॉ एप्लीकेबल होता है। जैसे कि क्रिमिनल का केस लें, किसी ने किसी को गाली दी, ठीक है, अब उसने एक केस किया। कोर्ट कहता है कि सामने वाले ने आपको गाली दी, ये केस हो गया। आप हमें फैक्ट बता सकते हैं क्या कि इस केस से जुड़े हुए फैक्ट को आप प्रूव कैसे करेंगे, एविडेंसेस क्या लेकर आएंगे? तो सामने वाला कोई भी अगर एविडेंस नहीं दे पाया तो कोर्ट ये मानकर चलती है कि आप इस फैक्ट को प्रूफ नहीं कर पाए, इसलिए जो भी ऑफेंस सामने वाले ने किया है उस पर लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। लॉ क्या हो सकता है? सीआरपीसी हमें बताता है कि किस तरीके से क्रिमिनल प्रोसीजर काम करेगा, आईपीसी बताता है कि किस पर क्या सजा होगी, वो दोनों भी चेंज हो गए, बीएनएस और बीएनएसएस हो गए हैं। तो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फैक्ट प्रूफ नहीं हो पाया बॉस। अगर सामने वाले ने प्रूफ कर दिया कि हाँ इसने गाली दी है, मारने की धमकी दी है, मुझ पर जानलेवा हमला किया है, इसने पहले से आकर मुझ पर जानलेवा हमला किया है, ये सारे फैक्ट जैसे ही प्रूफ होते हैं एविडेंस के बेस पर, ये समझ आ जाता है कि ये प्रूवन फैक्ट है और इस फैक्ट पर हम लॉ एप्लीकेबल करते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन से हमें क्या समझ आया? इस पूरे डिस्कशन से सबसे पहली बात जो हमें समझ आई कि किसी भी केस के फैक्ट, इन्हें प्रूव करना, प्रूफ करने के बाद इन पर लॉ एप्लीकेबल करना, और लॉ एप्लीकेबल करने के बाद ही कोई भी कोर्ट है
वो डिसीजन पर पहुंचती है। ठीक है, तो ये जो डिसीजन है जिसे हम जजमेंट कहते हैं, इस जजमेंट तक पहुंचने का सफर फैक्ट से शुरू होकर उसे प्रूव कर कर उस पर लॉ एप्लीकेबल कर कर पहुंचा जाता है। अब ये जो प्रूव होता है, ये प्रूव ही हमारे एविडेंसेस का पार्ट है। तो जो एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट इस तरीके से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाता है। अभी तक हमें फैक्ट क्लियर हो गए कि फैक्ट क्या होते हैं। हमें ये पता चल गया हर एक केस की एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है, उस बैकग्राउंड स्टोरी से रिलेटेड फैक्ट होते हैं, उस फैक्ट को प्रूफ किया जाता है, प्रूफ करने के बाद उस पर हम डिसीजन लॉ एप्लीकेबल करते हैं, और लॉ अप्लाई करने के बाद फाइनली डिसीजन या जजमेंट आता है। अब मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पूछता हूं। कोई भी फैक्ट है, सामने वाला आप पर कोई एलिगेशन लगा रहा है, वो फैक्ट सही हो सकता है, गलत हो सकता है, बट वो अभी मेयर एक एलिगेशन है। सामने वाले ने जो भी फैक्ट बोला वो मेयर एलिगेशन है। तो जब भी ये फैक्ट सामने वाला कह रहा है, इसको प्रूफ करना जरूरी है। और प्रूफ के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? एविडेंस की। अभी हाल ही के समय में एक केस चल रहा है। एक लीडर है मध्य प्रदेश के शाहगढ़। ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर आप सबको पता है कि इसकी जो ब्रीफिंग कर रही थी आर्मी की तरफ से एक लेडी कर्नल थी, तो कर्नल कुरैशी। जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो ये शाह साहब जो हैं, जो अपने बड़बोलेपन के लिए भी फेमस हैं, इन्होंने एक सभा में एक आर्गुमेंट कहा। वो आर्गुमेंट था कि आतंकवादियों ने आकर हमारे भाइयों को मारा और कहा कि मोदी से जाकर बता देना। हमने उन आतंकवादियों की बहनों को भेजकर ही उनका जवाब दे दिया। अब ये जब वीडियो चला तो ये वीडियो धीरे धीरे वायरल हुआ। वीडियो जब वायरल होना शुरू हुआ उसके 2 दिन के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक डिविजनल बेंच थी। इसमें 2 जजेस थे, जस्टिस श्रीधरन साहब और जस्टिस अनुराधा मैम। तो इन दोनों जस्टिस ने एक सुओ मोटो एक्शन लिया और प्रशासन को यह आदेश दिया कि इनके ऊपर एफआईआर की जाए। अब समझिएगा, उन्होंने ये चीज बोली, सीधे इस कंक्लूजन में नहीं पहुंच गए दोनों जस्टिस की इन्होंने बोला है तो इन्हें हम सजा दे दें। नहीं, एफआईआर होगी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बाद उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। तो आज की डेट में जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसका करंट ताजा अपडेट ये है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो वीडियो मंगाया गया और उस वीडियो को जांच के लिए भेजा गया। तो जो भोपाल की लैब है, भोपाल की लैब ने मना कर दिया कि इस वीडियो की जांच नहीं हो सकती। इसके पहले भी बाकी जो फैक्ट है वो मिर्च मसाला वो सब मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि एक फैक्ट है कि जो नेताजी हैं उन्होंने भावनाओं में बहकर कुछ उटपटांग बोल दिया, लेकिन इस फैक्ट की प्रॉपर जांच होनी चाहिए। और ये फैक्ट सही है कि नहीं, इसे प्रूफ करेगा एविडेंस। एविडेंस है वो वीडियो। तो उस वीडियो की तह तक जाना, उसे चेक करना, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर जब हमें ये समझ आ गया कि फैक्ट सही है या गलत है, ये जानना बहुत जरूरी है। और यही पूरा खेल एविडेंस एक्ट का है। तो किसी फैक्ट की सच्चाई क्या है, इसे हम पता कैसे करते हैं, इसे हम एड्रेस कैसे करते हैं? मैं आपके सामने आया और मैंने आपसे बोला कि भाई मैंने देखा कि फला फला चीज सही है। आपने बोला कसम खाकर बोलो। मैंने विद्या की कसम खा ली, घर की कसम खा ली, सब जो जो कस्में आपने खिलाई मैंने खा ली। और आप उसे मान जाओगे क्या? नहीं। इसके लिए फैक्ट सही है या नहीं, इसके लिए
कुछ रूल्स प्रिस्क्राइब हैं, कुछ प्रिंसिपल्स प्रिस्क्राइब हैं, और इन रूल्स और प्रिंसिपल्स को कंसोलिडेट किया गया है जिस एक्ट में, वो एक्ट कहलाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट। यहां तक बात क्लियर होती है, सब कुछ समझ आता है। तो नेचर क्लियर हो गया कि इस पूरे एक्ट का नेचर क्या है। अभी तक हमने ये सारी चीजें समझ ली। अब हम चलते हैं नेचर के बाद इसके अगले पॉइंट पर कि ये फंक्शन क्या है इसका, है ना? किसी भी एक्ट का फंक्शन क्या है, तो करता क्या है ये आपको नाम से क्लियर हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक फैक्ट बता देना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट ये सबसे ज्यादा सप्रेसिंग एक्ट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। आप चाहे सिविल के मामले हो चाहे क्रिमिनल के मामले हो, इन दोनों में ही इंडियन एविडेंस एक्ट का पैरेलली शुरू से लेकर लास्ट तक यूज होता है, जब तक फाइनल आर्गुमेंट नहीं हो जाता। इवन फाइनल आर्गुमेंट भी जब हम लोग करते हैं, तो फाइनल आर्गुमेंट में जो भी क्रॉस के टाइम पर जो एविडेंसेस निकले हैं उन्हें हम रिलेट करते हैं और फिर अपने फाइनल आर्गुमेंट देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? चलो आगे चलते हैं। तो हम अब बात करते हैं फंक्शन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का फंक्शन क्या है? अभी तक मैंने क्या बताया कि कुछ रूल्स फ्रेम किए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल फ्रेम किए गए हैं, इन्हें कंसोलिडेट कर दिया गया है और एक जगह रख दिया गया है। बट ये रूल्स और प्रिंसिपल करते क्या हैं? ये रूल और प्रिंसिपल एक बेस बनाते हैं, एक आधार देते हैं। किस चीज का? कि जो भी फैक्ट है उसे चेक किया जाए, उसे क्रॉस चेक किया जाए। कहाँ चेक या क्रॉस चेक किया जाए? उसे चेक या क्रॉस चेक किया जाए कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है? तो कोर्ट ऑफ लॉ में इन रूल्स या इन प्रिंसिपल को, फैक्ट को प्रूव करने के लिए चेक किया जाता है, फिर क्रॉस चेक किया जाता है। इसे जो लोग प्रैक्टिसिंग होंगे या आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक स्टेज होती है। जो भी ट्रायल होती है, ट्रायल की स्टेज होती है जिसमें एविडेंस होते हैं। तो एविडेंस के दो पार्ट होते हैं, एक चीफ और एक क्रॉस। चीफ में जो भी फैक्ट कहा गया है उसके एविडेंसेस को एग्जिबिट करवाया जाता है, और सामने वाला जो विटनेस है वो अपना चीफ देता है। फिर अपोजिट काउंसिल जो है, दूसरी पार्टी का लॉयर है, वो आता है और फिर इन्हें क्रॉस चेक करता है। तो एविडेंस बेस जो भी हैं वो चेक और क्रॉस चेक इन दोनों से होकर गुजरते हैं। फिर उसके बाद ये समझ आता है, जब चेक और क्रॉस चेक हो जाता है, कि आखिरकार वो कौन से फैक्ट हैं जो कि सही हैं और कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो गलत हैं। जो फैक्ट सही हैं उस पर फिर लॉ एप्लीकेबल किया जाता है। मान लीजिए लॉ कैसे एप्लीकेबल किया जाता है? अगर सिविल का मैटर है तो सीपीसी, अगर क्रिमिनल का मैटर है तो आईपीसी सीआरपीसी, अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है या आईटी का मैटर है, तो जिस भी सेक्शन में वो मैटर फॉल होता है उस रेगुलेशन के बेस पर हम उन फैक्ट पर लॉ अप्लाई करते हैं। बात क्लियर हो गई? लेकिन लॉ अप्लाई हम जिन फैक्ट पर करेंगे उस फैक्ट को सही प्रमाणित होना पड़ेगा। अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो उसका प्रॉपर एविडेंस और फैक्ट चेक होगा, फिर उसके बाद उस पर लॉ एप्लीकेबल होगा और फिर जज क्या करेंगे, उस पर अपना जजमेंट सुनाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। दो प्रकार के लॉ होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सब इसे जानते हैं। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है एडजेक्टिव लॉ, या इसे मैं प्रोसीजरल लॉ कह देता हूँ। सब्सटेंटिव लॉ आपके अधिकारों को बताता है, ठीक है, आपके अधिकारों को बताता है। प्रोसीजरल लॉ वो प्रोसीजर एक्सप्लेन करता है जिससे अगर आपके अधिकार छीने गए हैं, अगर आपके अधिकार छीने गए
तो आपको रेमेडी मिल सके। गेटिंग माय पॉइंट? किस प्रोसीजर के थ्रू हम जाएंगे वो प्रोसीजरल लॉ एक्सप्लेन करता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हम सेक्शन 90 पर आते हैं, ठीक है, ये क्या कहता है, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें उन्होंने एक सेक्शन इंसर्ट किया 90A। अभी मैं बस थोड़ा थोड़ा इस पॉइंट को टच करूंगा, अगले वीडियो में हम इस पूरे केस लॉ को जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। तो उत्तर प्रदेश ने 19A इंसर्ट किया। हमारे काम की चीज ये है कि जो रजिस्टर्ड विल है, रजिस्टर्ड विल को हम प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन पर सही मानते हैं। क्या होता है प्रिजम्पशन? आगे हम प्रिजम्पशन जब समझेंगे तब हम इसके बाकी पहलुओं को भी समझेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि कोर्ट उस चीज को सही मानकर चलेगा। कोर्ट उस चीज को सही मानकर चलेगा, उस पर किसी प्रकार का इफ बट नहीं होगा। ये होता है प्रिजम्पशन। अब क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में एक सिविल सूट दायर होता है। सिविल सूट फाइल होने के बाद प्रॉपर्टी का मामला था, सामने वाली पार्टी एक रजिस्टर्ड विल लेकर आ जाती है और कोर्ट ये कहता है कि भाई रजिस्टर्ड विल को हम प्रिजम्पशन के अंडर में सही मानेंगे। मतलब दो पार्टियां थी, ए और बी, तो इसमें से ए पार्टी ने सूट किया कि बी की जमीन उसकी नहीं हमारी है। केस आगे बढ़ा, बी ने बोला कि हम ये रजिस्टर्ड विल आपको दे देते हैं। उन्होंने कोर्ट में प्रस्तुत की और चूंकि वो रजिस्टर्ड विल थी इसलिए ये ऐसा डॉक्यूमेंट था जिस पर प्रिजम्पशन का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। बात क्लियर है? जो ए के लॉयर थे उन्होंने कहा कि ये तो हमारे सब्सटेंटिव राइट को अफेक्ट कर रहा है। कैसे? प्रिजम्पशन जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोसीजर का पार्ट। तो जो प्रोसीजरल लॉ है वो सब्सटेंटिव लॉ को, सब्सटेंटिव लॉ किसका था, ए का। इनका ये कहना था कि अगर कोर्ट ने रजिस्टर्ड विल को सही मान लिया तब ये तो पूरा केस ही खत्म हो जाएगा और हमारी सब्सटेंटिव राइट हैम्पर होंगे। तो यहां से फिर ये एक क्वेश्चन ऑफ लॉ बनकर गया। तो जब भी कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ क्रिएट होता है तो वो जाता है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास। तो फिर ये मामला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास। तो ये बड़ा अच्छा जजमेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ शुरू में ही कि हमारे यहाँ की न्यायपालिका या कोर्ट्स क्या सोचती हैं। तो ये केस लॉ इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो पढ़ लें। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो इसी केस लॉ पर बताऊं। केस है रामजश वर्सेस सुरेंद्रनाथ। रामजस वर्सेस सुरेंद्रनाथ। इसका एआईआर का साइटेशन मैं बता देता हूँ। एआईआर 1980, इलाहाबाद 385। तो आप एआईआर में जाएंगे 1980 की, उसमें इलाहाबाद वाले बुक में जाएंगे, उसमें 385 में आपको रामजस वर्सेस सुरेंद्रनाथ मिल जाएगा। हालांकि मैं आपसे बोलूंगा कि आप एक बार गूगल कर लें, गूगल में भी मिल जाएगा क्योंकि ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है और काफी अप्रिशिएट किया गया है। हमारे काम की चीज आज के लेक्चर को लेकर क्या है, रामजस वर्सेस सुरेंद्रनाथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बात क्लियर की थी कि जो एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट, देखिए आप लोग ना बीएसए बोलते रहना, मेरी जबान पर इंडियन एविडेंस एक्ट है तो सबकॉन्शियसली वो इंडियन एविडेंस एक्ट ही निकलता है। तो प्लीज कहीं पर अगर मैं बाई मिस्टेक इंडियन एविडेंस एक्ट बोल जाऊं तो उसे आप कंसीडर कर कर चलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये प्रोसीजरल लॉ जरूर है, लेकिन ये प्रोसीजरल लॉ सब्सटेंटिव लॉ को अफेक्ट करने के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि सब्सटेंटिव लॉ तक सही से पहुंचा जाए और
प्रॉपर जस्टिस हो सके इसलिए बनाए गए। क्लियर हुआ भाई? क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या आया था कि प्रोसीजरल लॉ की वजह से सब्सटेंटिव लॉ वीक पड़ रहे हैं। कोर्ट ने क्या बोला? नहीं, प्रोसीजरल लॉ इसलिए है ताकि सब्सटेंटिव लॉ और ज्यादा पावरफुल हो सके। क्लियर हो गया? तो सब्सटेंटिव राइट जो है प्रोसीजरल लॉ की वजह से अफेक्ट नहीं होते। गॉट इट? ये अफेक्ट नहीं होते, बल्कि प्रोसीजरल लॉ फैसिलिटेट करते हैं। दे आर फैसिलिटेटिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस। दे आर फैसिलिटेटिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस एंड प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं? एंड प्रोवाइड हाउ अ फैक्ट टू बी प्रूव्ड। हाउ अ फैक्ट टू बी प्रूव्ड, किसी फैक्ट को आप प्रूफ कैसे करेंगे। तो ये केस लॉ याद रखना इंपॉर्टेंट है, रामजस वर्सेस सुरेंद्रनाथ। तो एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने देखा इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस में डेट को लेकर मैंने चीज़ें क्लियर कर दी। फिर उसके बाद हमने नेचर देख लिया कि आखिरकार इंडियन एविडेंस एक्ट करता क्या है, या बीएसए करता क्या है। किसी भी केस के बैकग्राउंड स्टोरी के फैक्ट को, कौन कौन से फैक्ट सही हैं कौन कौन से गलत हैं, ये निकालता है। फिर जो सही फैक्ट हैं या जो प्रूवन फैक्ट हैं उस पर लॉ एप्लीकेबल कर कर फिर उस बेस पर हम जजमेंट देते हैं। नेचर हो गया। नेचर के बाद हम फंक्शन पर आए थे। फंक्शन में हमने क्या देखा कि किसी भी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। These set of rules and the principles are applicable and equally effective whenever we are going to prove any fact. Fine? तो किसी भी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए, चाहे वो एविडेंसेस के बेस पर हो, एविडेंसेस ऑरल हो सकते हैं, आई विटनेसेस हो सकते हैं, वॉट एवर, नाउ द डेज दे आर ऑल्सो वेरी फ्रिक्वेंटली एंड फ्रेंकली ट्रांसफरिंग फैक्ट इज ऑल्सो दैट IT, यू नो दैट IT एक्ट, कि भाई कैमरे का CCTV फुटेज आ गया, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेरी सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द एविडेंस। तो अलग अलग तरीके से एविडेंसेस से फैक्ट प्रूफ किए जाते हैं, उन्हें प्रॉपर चेक और क्रॉस चेक किया जाता है। फिर उसके बाद जो प्रूवन फैक्ट है उस पर लॉ एप्लीकेबल कर कर किसी भी केस का जजमेंट होता है। अब ये एक प्रोसीजरल लॉ है जो कि सब्सटेंटिव लॉज पर एप्लीकेबल होता है। सब्सटेंटिव लॉ पर क्या आ जाते हैं, जैसे कि CPC। CPC क्या है? फुल फॉर्म है इसका सिविल प्रोसीजर कोड। तो ये भी एक प्रोसीजरल लॉ है। जरा सिविल के कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना सिविल के सब्सटेंटिव लॉ कौन कौन से हैं, ठीक है? चलो, तो ये एक केस लॉ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि इसी की समरी आपके साथ डिस्कस करूं, जिससे आपका थोड़ा सा फोकस बने कि केस कैसे डील होते हैं और कोर्ट किस तरीके से फंक्शन करती है। चलिए, ये हमारी पहली क्लास थी। एक एक सेक्शन में उठाता जाऊंगा, उसकी गहराई तक जाकर हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।